घर कब लेना चाहिए? बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, बड़ा इमोशनल मुद्दा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि घर हमारे को लेना कब चाहिए, कितनी इनकम हो जाए तब लेना चाहिए, कितनी एज में लेना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि हमारे को घर लेना चाहिए। जैसे घर का मतलब फ्लैट, प्लॉट, जमीन के साथ घर, कुछ भी आप मान लो, घर रहने लायक घर खुद का कब होना चाहिए। आज का मुद्दा हमारा ये है। अच्छा, पहले ये बताता हूँ इस मुद्दे पर हम बात क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा एक जूनियर है, तो पिछले साल उसने अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करते ही बहुत बढ़िया टर्नओवर किया, मतलब करोड़ों से ऊपर का ऐसा टर्नओवर पहले साल ही। तो उसको चुल्ल मची कि अपना घर होना चाहिए। परिवार का प्रेशर भी होता है और एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी नहीं लेंगे तो बाद में और महंगा हो जाएगा, इसलिए अभी ले लेते हैं। तो उसने लोन के लिए अप्लाई करा, महंगा, अच्छा खासा महंगा घर, औकात से ज्यादा। हम औकात से ज्यादा तो लेते हैं ना, जितनी कमाई उससे ज्यादा घर लेते ही है। उसने भी यही करा, लोन के लिए अप्लाई करा, लोन उसका हो गया रिजेक्ट। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, लोन रिजेक्ट क्यों हुआ, कमाई तो इतनी अच्छी खासी तगड़ी कमाई है। तो बैंक वालों का रीजन क्या था कि बिजनेस के लिए कम से कम 2 से 3 साल का आपका इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो 6 महीना भी चलेगा, साल भी चलेगा, लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो कम से कम 2 से 3 साल का अर्निंग स्टेटमेंट चाहिए और अच्छा खासा वहां पे इनकम होना चाहिए, तब जाके लोन मिलेगा। तो बेचारा उदास हो गया। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि ये बहुत लोगों की समस्या होगी, बहुत लोगों की सोच होगी कि घर जल्दी से जल्दी होना चाहिए, कम से कम एज में घर ले लो तो और बढ़िया है। तो आज मैंने सोचा इसी पर बात क्यों ना कर लिया जाए। देखो, बैंक वाले भी ये समझते हैं कि 2 साल 3 साल की इनकम क्यों मांग रहे हो, क्योंकि भरोसा नहीं है बिजनेस का कि कब, अभी इस साल बहुत बढ़िया आया, अगले साल डाउन हो गया, नहीं चला। तो स्टेबिलिटी देखते हैं, वो स्टेबिलिटी है तो लोन मिलेगा, स्टेबिलिटी नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक। अच्छा, मेजरली रीजन क्या होता है हम जब सोचते हैं घर लेने का? सबसे पहला तो ये होता है कि सब ले रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन। इसने भी ले लिया, चुनुआ ने भी ले लिया, मुनुआ ने भी ले लिया, चिंटुआ ने भी ले लिया, मिंटुआ ने भी ले लिया, सब ले लिया, हम पीछे ना रह जाएं। अच्छा, वो फोटो दिखा रहा है, उसके वाले सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, उसके वाले सोसाइटी में क्लब हाउस 3000 स्क्वायर फीट का है, उसके वाले में तो 5000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, उसका वाला फ्लैट तो भैया बहुत बढ़िया है। तो सब जब ले रहे हैं तो हम कैसे ना लें? हम किराए के घर में कैसे रह सकते हैं? हमारी बेइज्जती हो जाएगी, एक बड़ा रीजन है ये। दूसरा, सोशल स्टेटस। अच्छा, सोशल स्टेटस को भी यही समझ लो कि लोग क्या कहेंगे बेसिकली। अरे ये किराए के घर में रह रहा है, 5 साल से नौकरी चाकरी कर रहा है, 5 साल से धंधा पानी कर रहा है, अभी भी किराए के घर में रह रहा है, लगता है कुछ ज्यादा कमा नहीं पा रहा है, लगता है इसका कुछ हो नहीं पा रहा, बेचारा गरीब रह गया है इसलिए अपना घर नहीं खरीद पा रहा है। ये लगता है हमें कि ऐसा लोग मेरे बारे में सोचेंगे। ये क्या है? ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरे बारे में ऐसा लोग सोचेंगे कि ये गरीब रह गया है इसलिए अपना घर तो ले ही ले। एक ये बड़ी सोच है भैया, सोशल स्टेटस। उसके बाद फैमिली प्रेशर भी होता है। लड़का कमाने लग गया है तो अपना घर तो होना ही चाहिए। बाबूजी उधर से फोन करके कहेंगे यार अब कमाने लग गया हो, कुछ पैसा EMI वगैरह दे करके अपना घर ले लो, एसेट हो जाएगा। अपने घर में रहोगे तो लड़की का बढ़िया रिश्ता आएगा, बढ़िया दहेज पानी मिलेगा, हम कह पाएंगे कि दिल्ली में लड़का रह रहा है, अपना घर लेकर के रह रहा है। तो ये भी एक फैक्टर होता है भैया। और बाबूजी के दोस्त है, 4 दोस्त है, तो उनको भी तो बताना है कि हमारा लड़के ने अपनी कमाई से घर लिया है, अपनी कमाई से EMI भर रहा है, ये भी फैक्टर होता है। तो परिवार का प्रेशर भी आता है। और एक सबसे बड़ा जो मैंने अपने दोस्त के बारे में बताया, आगे और महंगा हो जाएगा इसलिए अभी ले लो, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते अगले साल और महंगा हो जाएगा, अगले के अगले साल और महंगा हो जाएगा। अरे चाचा, प्रॉपर्टी का रेट तो सदियों से बढ़ रहा है और सदियों तक बढ़ता ही रहेगा। दुनिया जब तक रहेगी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, ये बात जान लो। तो क्या करें? अभी कभी ले लेते हैं, सोल्यूशन तो यही है। ये देखो, एक डर है, फियर क्रिएटेड बाय बिल्डर एंड ब्रोकर। जो बिल्डर होते हैं ना, सोसाइटीज वगैरह बनाते हैं, प्लॉट काटते हैं, या जो ब्रोकर होते हैं जो घर आपको बेचते हैं, दिलवाते हैं, ये कहीं ना कहीं देखो तो एक डर क्रिएट किया गया है कि अरे सर अगले साल तो ये रेट डबल हो जाएगा, कहाँ अगले साल तो आप ले भी नहीं पाओगे, इसी साल ले लो। आप सोचते हैं हाँ यार डबल हो जाएगा, इतनी सैलरी है नहीं मेरी, इसलिए इसी साल ले लेते हैं, बड़े थोड़ा मैनेज कर लेंगे लाइफ, ले लेते हैं इसी साल। और उस चक्कर में आप होम लोन का एप्लीकेशन डाल करके ले लेते हो। क्या तरीका है इसका बचने का? क्या करें हम? समस्या तो बहुत सारी है, कंफ्यूज हूं मैं, इतने सारे लोगों से प्रेशर है, घर लूं कि ना लूं। आज पूरा खोलते हैं, समझते हैं डिटेल में। देखो मेरे लिए ना, अच्छा एक पहले ये बात कर लेते हैं कि लोग ध्यान नहीं देते घर लेने के टाइम पे। आपका ना लोगों का पर्सपेक्टिव बेसिकली सोच क्या होता है घर लेते टाइम? 2 खर्चा आएगा, एक तो EMI का आएगा, ठीक है, और डाउन पेमेंट आएगा। यही 2 चीज ज्यादातर लोग सोचते हैं, इतना डाउन पेमेंट देना है और इस घर का इतना EMI आ जाएगा। लेकिन असली खेल तो आप सोचते ही नहीं हो। सर 20% डाउन पेमेंट तो जाएगा, कोई भी फ्लैट या घर लोगे तो 5 से 7% रजिस्ट्री भी जाता है। फीमेल के नाम पे ले रहे हो तो 5%, मेल के नाम पे ले रहे हो तो 7%। ये कौन सोचेगा? और ये मोटा अमाउंट होता है, 5 से 7% है आपके टोटल प्रॉपर्टी का। उसके बाद फर्नीचर वर्क, भैया घर ले रहे हो, बिल्डर तो आपको सादा सादी घर बना कर दे दिया, सोफा भी तो लगाना है, बेड भी तो लगाना है, किचन को थोड़ा मॉड्यूलर भी तो बनाना है, थोड़ा टीवी यूनिट में तो बनाओगे घर में। ये सब अपना तजुर्बा बता रहा हूं मैं। 2012 में जब मैंने फ्लैट लिया था तो मेरी सैलरी उस वक्त 21-22 हज़ार रुपए के आसपास थी और मैंने 30 लाख का फ्लैट लिया था। 21-22 हज़ार की सैलरी में 30 लाख का फ्लैट लिया था मैंने। यही सारे कारण मेरे भी थे कि सब ले रहे हैं, कहीं आगे और महंगा हो जाएगा, अभी ही ले लेते हैं। रिश्ता वाला मैटर भी था। किया क्या? ले लिया। EMI मालूम कितनी आ रही थी उसकी? 30 लाख का फ्लैट लिया था, 10 लाख का आसपास, 10 या 12 लाख के आसपास का डाउन पेमेंट किया था, 20 हज़ार की EMI आ रही थी। सोच के देखो, 20-22 हज़ार की सैलरी है मेरी और 20 हज़ार की EMI भरने को मैं तैयार, और मैंने कर भी लिया, बैंक वालों ने दे भी दिया।
अब 10-12 लाख का जुगाड़ कहीं से कर लिया था इधर उधर से, वो नहीं बोलोगे तो वरना आप और हंसोगे मेरे पे, लेकिन कर लिया था। वो बेवकूफियां सारे करते तो हमने बेवकूफी करी। सर घर तो ले लिया, जब घर में घुसे पोजीशन मिली तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद में जिंदगी बदतर हो गई थी। सच बताता हूं, बदतर हो गई। हर रोज ये सोच करके रोते थे क्यों लिया ये घर। क्राइसिस में हो गई पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी मतलब जब तक चल रहे थे। अच्छा, घर किसी को बता भी नहीं सकते कि हमने अपना घर लिया है। क्यों? वो कहे देखने के लिए आएगा घर, अरे घर ले लिया, हमको जरा दिखाओ। और हम दिखाना नहीं चाहते हम किसी को अपना घर। क्यों? क्योंकि घर में सोफा नहीं है। घर में सिर्फ एक बेड खरीदा हुआ है, किसी तरीके से सेकंड हैंड OLX पे ढूंढ करके बेड खरीदा था, वो भी दिखाने लायक नहीं था किसी को। कोई टीवी यूनिट नहीं है, रॉ किचन है, खाली है, कोई फर्नीचर वर्क नहीं है, इसलिए किसी को बुला भी नहीं सकते अपना घर होने के बावजूद। दिखाएंगे क्या कहेगा, तो और गरीब समझेगा। घर तो ले लिया, लेकिन हर रोज किसी तरीके से रोने वाली हालत में बीत रही थी। क्रेडिट कार्ड के कर्जे चढ़ रहे हैं, EMI किसी तरीके से जा रहे हैं, जिंदगी किसी तरीके से, टेंशन का माहौल, डिप्रेशन, अरे टेंशन, मतलब जिंदगी बद से बदतर बिकॉज ऑफ एक होम लोन, बिकॉज ऑफ एक फ्लैट। ये इस पर ध्यान नहीं दिया था। ये अचानक आया हुआ खर्चा आता है, ये भी अचानक आया हुआ खर्चा होता है जिसके बारे में हम पहले सोचते नहीं। बहुत जरूरी है। सोसाइटी में रहोगे तो लोग अपना अपना फर्नीचर वर्क दिखाते हैं, अरे देखो हमने 5 लाख का करवाया, हमने 10 लाख का करवाया, 15 लाख का करवाया। आप क्या बोलोगे? जिस सोसाइटी में रहते हो वहां यही हाल है भैया। ये सब बातें होती हैं, और अगर 4 औरतें मिल जाएं, शादीशुदा हो, तो इन बातों को तो झेलना ही पड़ेगा आपको, बच नहीं सकते इससे। आपके घर में कितने का फर्नीचर वर्क है, कितने का सोफा है, कहां से लिया, अरे होम टाउन से लिया कि कहां से लिया, टीवी कौन से ब्रांड का है, कितने इंच का LED है, OLED है कि LED है, पता नहीं कौन कौन सा LED होता है, सागवान की लकड़ी का बेड बनाया हो या नॉर्मल है। ये सब बहुत डिटेलिंग में बातें होती है, जरा लेकर देखो सोसाइटी में, भुगता हुआ है हमने। उसके बाद मंथली एक्सपेंस में हम सिर्फ EMI सोचते हैं, EMI इतना जाएगा, मेंटेनेंस कौन जोड़ेगा चाचा? ये सोसाइटी में फ्लैट लेने का जा रहे हो, उसमें मेंटेनेंस होता है हर महीने 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, डिपेंड अपॉन किस तरह का फ्लैट आपने लिया है। और उसमें से क्लब हाउस ट्रैप, मैं इसको कहता हूं। आज के सोसाइटी में घर लेने जाओगे तो क्लब हाउस के नाम पे आपसे अच्छा खासा पहले तो 1 टाइम चार्ज लिया जाता है, क्लब हाउस का चार्ज, और उसके मेंटेनेंस के नाम पे हर महीने आपको चपत लगाई जाती है। ये क्लब हाउस ट्रैप मैं क्यों कह रहा हूं? ये क्लब हाउस ट्रैप ये है कि सर किसी भी सोसाइटी में आप चले जाओ, उस सोसाइटी में रह रहे सिर्फ 1% लोग, सिर्फ 1% लोग क्लब हाउस को यूज करते हैं, बाकी 99% यूज नहीं करते, लेकिन उसके मेंटेनेंस का पैसा हर महीने भरते हैं। किसी भी सोसाइटी में जाकर के स्विमिंग पूल की हालत देख लो। आप सुबह चले जाओ, शाम चले जाओ, दिन भर तो कोई नहीं आता, दिन भर वैसे ऑपरेशनल भी नहीं रहता, शाम चले जाओ, सुबह चले जाओ, बच्चे मिलेंगे, एक आध दो बच्चे, कुछ लोग एक आध दो लोग मिलेंगे जो वेले हैं, खाली हैं, या जिन टेंशन फ्री हैं, बाकी कोई नहीं जाता। जिम जाकर के देख लो, कोई नहीं होता जिम में। क्लब हाउस के सारी एमिनिटीज में जाकर देख लो, आपको 1% लोग मिलेंगे पूरी सोसाइटी के, लेकिन मेंटेनेंस कितने लोग पे कर रहे हैं? सारे के सारे 100%, यानी कि 5,000, 10,000, 8,000 रुपए महीना पे कर रहे हो। किस चीज का? जिस चीज को आप कभी यूज ही नहीं कर रहे, उस चीज का पे कर रहे हो। ये सच है, जाकर के देखो सोसाइटी में। अगर नहीं रह रहे हो सोसाइटी में तो यही हाल होता है। किसी भी सोसाइटी क्लब हाउस में जाकर देखो, खाली मिलेगा भैया, सुबह चले जाओ, शाम चले जाओ, खाली, लेकिन हर आदमी उसका पे कर रहा होता है। और शुरुआत में ये बिल्डर के लिए लुभावना एक तरीका होता है बेचने के लिए। 4,000 स्क्वायर फीट, 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है भैया, स्विमिंग पूल, लग्जरी, जिम देखो, ये सब दिखा दिखा के बेचा जाता है, और हम भी अट्रैक्ट होकर ले लेते हैं। लेकिन महीने भर का होता है ये। महीने भर तो आप रोज जाओगे, जिम पे लोगे, डंबल उठाओगे, स्विमिंग पूल में उलट उलट के नहाओगे, हैं, लेकिन महीने भर बाद अपने दिल जिंदगी का इतना टेंशन है, कमाई धमाई मुझे पड़े, कौन जाएगा क्लब हाउस यार? ठीक है, तो ये बेसिकली चीजें होती। उसके बाद टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए सर? सुकून। जिंदगी में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। मेरे हिसाब से जिंदगी का पर्पस है सुकून। कितना भी पैसा कमा लो, सुकून नहीं तो क्या आएगा? अभी आमिर खान का मैं पॉडकास्ट देख रहा था, वो कहता है 30 साल तक मैंने सिर्फ फिल्मों में काम किया, फैमिली को टाइम ही नहीं दिया, और मैं डिप्रेशन में हूं। आमिर खान की जब फिल्म रिलीज होती है ना, तो रात भर भाई साहब सोते ही नहीं, और लगता रहता है साथ में कोई चाहिए। इस हालत का मेंटल प्रेशर होता है, फिल्म रिलीज हो रही है तो फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाए 30 साल तक। क्या है इसी लाइफ का, इसे स्टारडम का, इसे फेम का क्या करोगे? जिंदगी में हैप्पीनेस नाम का एच नहीं है, हैप्पीनेस का एच नहीं है चाचा, इतने बड़े बड़े स्टार्स की लाइफ में क्या करोगे फिर? ये होना बहुत जरूरी है सर। एक्टिव इनकम बंद भी हो जाए तो सर्वाइवल चलता रहे, सबसे पहला जुगाड़ ये कर लो। आपका एक्टिव इनकम जिधर से भी कमा रहे हो, धंधे पानी से, नौकरी चाकरी से, सर्वाइवल आपका चलता रहे, ये बनाओ। और उसके लिए मैं कहता हूं आपकी लाइफ में एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। देखो लोग कहते हैं, और मैं भी कहता हूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया करो, लेकिन उससे पहले ये भी कहता हूं हर जगह कि इमरजेंसी फंड सबसे पहले तैयार करो। दूसरी चीज होती है, आप जब ना रहो तो आपकी फैमिली का सर्वाइवल चलता रहे, यानी कि मैं कहता हूं टर्म इंश्योरेंस। कल को जिंदगी ना रहे तो फैमिली पर आफत ना आए, इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेकर के रखो, टर्म इंश्योरेंस भरपाई कर देगा। उसके बाद मैं कहता हूं जब बॉडी काम करने लायक ना रहे, और तब भी फैमिली का सर्वाइवल चलता रहे, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है भैया, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गया, कुछ भी हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा, लाखों का खर्चा आ गया, ये बचा लेगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने अपनी लाइफ में किया भी है, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ वेरी हाई, वेरी हाई। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल करो। इमरजेंसी फंड बनाना है, बिल्कुल करो। स्टॉक मार्केट करना है, बिल्कुल करो। प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल करो। जिधर करना है, बिल्कुल करो। लेकिन इस सबसे कहीं ज्यादा खुद पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको 15-20% रिटर्न दे सकता है,
प्रॉपर्टी भी आपको 12-15% रिटर्न दे सकता है, लेकिन ये आपको 1000% रिटर्न देगा या 1,00,000% देगा, 1,00,00,000% देगा, कुछ नहीं पता। इतना इन्वेस्टमेंट दुनिया में कहीं कोई नहीं दे सकता जितना आप एक खुद पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट दे सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रॉपर्टी महंगी होने के बाद भी आपके लिए वो सस्ती हो जाए। आज हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ की बहुत महंगी लग रही है, क्योंकि इनकम ही 50,000 है या 30,000 है, 25,000 है। इतनी मेहनत करो ना काम में, इतनी मेहनत करो कि कल को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सस्ती लग जाए। अरे कैश में पैसा ऐसे फेंक करके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाए, वो तभी हो सकता है। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से कभी नहीं होगा, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से कभी नहीं होगा, वो खुद पर इन्वेस्ट करने से ही हो सकता है। दुनिया में और कोई नहीं रास्ता है। जितने मिलियनियर देखो, उन्होंने खुद पे बहुत भयंकर इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए वो इस हालत पे पहुंच पाए। अब थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं भैया। मैंने जो बात करी कि अगर मान लो 50 लाख का घर खरीदते हो तो उस केस में 20% डाउन पेमेंट, यानी कि 10 लाख तो आपका गया डाउन पेमेंट में। ये मत कहना उसके लिए लोन ले लेंगे, वो तो भयंकर बेवकूफी होगी, भयंकर। मैं ले चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं, ये सारी गड़बड़ियां मैं कर चुका हूं। 5% रजिस्ट्री का मतलब 2.5 लाख रुपए रजिस्ट्री में गया। इंटीरियर का काम 5 लाख रुपए तो मिनिमम। आज के समय में अगर दिल्ली बंबई जैसी बड़ी शहरों में आप रहते हो, 5 लाख में तो बहुत बेसिक इंटीरियर होगा, बेसिक, जिसमें आप अपने पड़ोसी को बस मुंह दिखा पाओ, कुछ गरीब पड़ोसियों को अपने घर बुला पाओ। आपकी सोसाइटी में अगर कोई बढ़िया स्टेटस वाला पड़ोसी रह रहा है, उसको तो घर बुला ही नहीं सकते 5 लाख के इंटीरियर में। उसके लिए कम से कम 10-12-15 लाख का इंटीरियर कराना पड़ेगा कोई ढंग के पड़ोसी को घर बनाने के लिए। ये सब चलता है ना, मुंह कैसे दिखाओगे कि आप भी उसी सोसाइटी में रहते हो। देखो, फ्लैट आपका औकात नहीं बताता। फ्लैट तो आपके बाहर रह रहे दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वाले लोग हैं, वहां पे आपका एक औकात सेट किया कि भाई इस आदमी के पास अपना घर है। लेकिन उस सोसाइटी में रहने के बाद उस सोसाइटी वालों से इज्जत पाने का फॉर्मूला है आपके फ्लैट का इंटीरियर। वो कितना महंगा है, वो कितना लग्जरी है। इंटीरियर लग्जरी नहीं है तो आपका पड़ोसी इज्जत नहीं देगा। ये सब पैरामीटर है सोसाइटी के, ये रियलिटी बता रहा हूं। तो इंटीरियर में ज्यादा से ज्यादा खर्चा का मतलब ज्यादा से ज्यादा इज्जत। कम इज्जत चाहिए तो कम इंटीरियर कराओ, और गालियां खाना है सोसाइटी वालों से तो खाली रखो फ्लैट। ठीक है, ये रियलिटी। हालांकि ये सब चीजें फेवर नहीं करता मैं, आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में तो सोच ही अलग है, आपको मैं सेशंस में सिखाता भी रहता हूं, लेकिन ये रियलिटी है, सोसाइटी ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही सोच है लोगों की। अच्छा, यहाँ पर ईएमआई जाएगा आपका 40,000 रुपए, अगर 40 लाख का आपने लोन लिया है तो, क्योंकि 10 लाख तो आप डाउन पेमेंट करोगे ना। मोटा मोटी ये कैलकुलेशन है कि 50 लाख अगर आप लोन लेते हो तो 50,000 ईएमआई, 20 लाख का लोन लेते हो तो 20,000 ईएमआई, मोटा मोटी 8.5-9% के आसपास का आपको होम लोन मिलता है। 5,000 का मेंटेनेंस जाएगा अराउंड 5,000, 6,000, 4,000, बेस्ड ऑन किस तरह की आप सोसाइटी आपने लिया है। 10-10,000 के मेंटेनेंस भी जाते हैं 2 BHK में। अगर सोसाइटी थोड़ा ज्यादा हाई फाई, थोड़ा बड़ा स्विमिंग पूल, बड़ा जिम वाला ले लिया है, ज्यादा जल्दी बॉडी बन जाए, ऐसा जिम आ रहा है आजकल, तो उस समय जाओगे तो लुटोगे। ठीक है, अगर आप कहते हो कि 1 करोड़ का घर चाहिए हमको, हम 50 लाख वाले नहीं, गरीब समझ रखा हमको, अब अमीर है, 1 करोड़ का घर के हिसाब से बताओ। ठीक है, तो उसमें 20% के हिसाब से मतलब 20 लाख गया आपका डाउन पेमेंट। अगेन कह रहा हूं, 20 लाख के लिए लोन लेने का मत सोचना है, तो बुरा फंसोगे, डबल फंसोगे। क्यों, रीजन बताऊंगा आगे। 5% रजिस्ट्री मान लो, वाइफ के नाम पे करा रहे हो, मम्मी के नाम पे करा रहे हो, 5 लाख रुपए जाएगा। इंटीरियर अगर 1 करोड़ का बना रहे हो तो बेसिक इंटीरियर 10 लाख का तो कराओगे। बेसिक मतलब गरीब वाला इंटीरियर, आपके आसपास के गरीब पड़ोसी आपको इज्जत दे दें तो 10 लाख का। थोड़ी ज्यादा इज्जत चाहिए तो 12 करा लेना, और ज्यादा इज्जत चाहिए तो 15 करा लेना। तो जितनी ज्यादा इज्जत उतना बड़ा इंटीरियर कराओ, इज्जत मिलता चला जाएगा। और उस इज्जत का फिर क्या करोगे आप, कहां डालोगे पता नहीं। ठीक है, तो अच्छा, इस केस में ईएमआई जाएगी भैया 80,000 रुपए। अगर आपने 80 लाख का लोन लिया है तो मेंटेनेंस तकरीबन 10,000 के आसपास का मान लो, क्योंकि 1 करोड़ का अगर घर है तो। ठीक, अब आओ आगे। अब सवाल उठता है कब खरीदें। बहुत भाषणबाजी दे दी है, बहुत ज्ञान दे दिए, अब बताओ खरीदें कब, ना खरीदें? नहीं खरीदो भैया, ऐसे कैसे, बिल्कुल खरीदो। सर तब खरीदना जब आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है, जैसे डाउन पेमेंट हो गया, रजिस्ट्री हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, ये सब आपके हाथ में रेडी हो, किसी से उधार मांगने की जरूरत ना पड़े। तो बैंक में हो, हाथ में हो, कहीं भी रखा हो आपने, आपके पास होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए। कहने का मतलब इसके लिए लोन नहीं मेंशन कर दिया, इसके लिए लोन लेने का मत सोचना, बुरे फंसोगे बिल्कुल, दोबारा जाकर के फंसोगे अगर ये लेने का सोच रहे हो तो। ठीक, उसके बाद ईएमआई प्लस मेंटेनेंस जो कि हर महीने जाने वाला है, वो आपके इनकम का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ये और ये दोनों मिलाकर के 45,000 रुपए जा रहा है तो आपकी इनकम कम से कम 90,000 तो होनी ही चाहिए। ये और ये मिलाकर 50,000 जा रहा है तो 1 लाख तो सैलरी होनी ही चाहिए। ये मिलाकर के 20,000 रुपए जा रहा है तो 40,000 के पहले तो सोचना भी मत लेने का। ठीक है, ये सोचकर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये सोच मेरी भी थी, ये सोचकर बिल्कुल नहीं लेना कि फ्यूचर में तो इनकम बढ़ ही जाएगी। फिर कहता हूं देखो, लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, बहुत अनसर्टेन है, कुछ किसी का नहीं पता। शुरुआत में मैंने अपना जूनियर वाला एग्जांपल दिया ना, 1 साल का बिजनेस और इतना मोटा टर्नओवर करने के बावजूद भी उसका होम लोन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बैंक मानती है कि तुमने 1 ही साल अभी बिताया है बेटा, अभी जरा 2-3 साल खेल के दिखाओ, अगर कर लोगे तो दे देंगे लोन। बैंक भी नहीं मान रही, तो हम अपनी लाइफ के बारे में इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? चाहे जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी, आज जो आ रहा है वो कल भी आता रहेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। और मैं तो एक बात भी कहता हूं कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है ना,
तो एक डर का होना बहुत जरूरी है कि जो इनकम जो कमाई मेरी आज है, कल वो अगर नहीं रही तो मैं क्या करूंगा। इस डर के साथ हर रोज जीना बहुत जरूरी है। ये डर के साए में हर रोज जिंदगी बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डर आपको मजबूर करेगा और मेहनत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। इसलिए इस डर का साया कभी मत छोड़ना। कुछ डर जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस डर से जो आदमी निकल के आ रहे हैं, कल का कल देखेंगे। फिर तो वो तो जवानी दीवानी का रणबीर कपूर, और वो जिंदगी ना मिले कि दोबारा को कौन था वो, फरहान अख्तर और अभय देओल, फिर वो वाली जिंदगी होगी। उनकी जिंदगी तो अच्छी थी क्योंकि फिल्म था, वो रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में ऐसे लोग 40 के बाद डिप्रेशन में मिलते हैं, अपने बीवी बच्चों से लड़ाई करते हुए मिलते हैं। बुढ़ापे में इनको बाल बच्चे पूछते नहीं है, क्योंकि इनका बर्ताव खराब हो चुका होता है। टेंशन में, डिप्रेशन में आदमी सबसे पहले उसका बर्ताव ही खराब होता है ना सोसाइटी के साथ। बहुत ये सब बातें कोई बताता नहीं है, कोई नहीं बताता, मैं ही बता रहा हूं। लाइफ ऐसे चलती है क्योंकि झेला है भैया, खुद का तजुर्बा है। EMI पे चाहिए तो मैंने बता दिया ना सारा कुछ, कब खरीदना चाहिए तो अब ये खरीदना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। सर, गेट आउट ऑफ फ्रॉम शो ऑफ रेस। सोसाइटी में ना एक रेस चल रहा है, आप फील करोगे। इसने आईफोन ले लिया, उसने आईफोन का लेटेस्ट वर्जन ले लिया, इसने मारुति वैगनार ले लिया तो उसने स्विफ्ट ले लिया, इसने होंडा सिटी ले लिया तो उसने वर्ना ले लिया, उसने मर्सिडीज ले लिया तो उसने BMW ले लिया, उसने रेंज रोवर ले लिया। सब एक दूसरे को ताक रहे हैं और मैं इन सबसे एक कदम आगे कैसे निकलूं, ये रेस चल रहा है। इसको मैं कहता हूं शो ऑफ रेस। इस रेस में जब तक आप हो, आप कभी सुकून नहीं पा सकते, क्योंकि कोई ना कोई आपके नियर डियर में हो जाएगा, दिख जाएगा आपको, जो आपसे आगे होगा। कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा होगा जिसकी गाड़ी आपसे महंगी होगी, जिसका फोन आपसे महंगा होगा, जिसके जूते आपसे महंगे होंगे, जिसके घर में आपके इंटीरियर से ज्यादा महंगा इंटीरियर होगा। उसको देख के आप दुखी रहोगे, टेंशन रहोगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। किसी का 5 लाख का इंटीरियर देख के खुद के यहाँ 7 लाख का करा लो, तो आपको दिख जाएगा अरे कोई 10 लाख का करा के बैठा है। अब आप 12 का सोचोगे, फिर 12 का कराए, फिर पता चलेगा 15 का करा के बैठा है। अब 17 कराओ, 17 कराए, फिर को देखोगे 20 का करा के बैठा है। इससे निकल ही नहीं सकते, जिंदगी भर नहीं निकल सकते। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, इस शो ऑफ रेस से बचने का एक ही रास्ता है, इसमें घुसो ही मत। अपनी जिंदगी मस्त। मेरा फॉर्मूला, भाड़ में जाओ। कौन क्या सोच रहा है मुझे मतलब ही नहीं है। तो मेरे को गरीब सोच रहा है, भाड़ में जा, सोचता रहे। अभी सोच रहा है बहुत बढ़िया, मैं बुरा आदमी हूं, भाड़ में जाओ। मैं अच्छा आदमी हूं, ठीक है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। संतों की तरह जिंदगी जियो। मैंने यहाँ पे लिखा संतों की तरह जिंदगी जियो। संतों को फर्क नहीं पड़ता, वो बैठे हैं हिमालय में। कौन आकर के गाली दे रहा है, कौन आके पागल बोल रहा है, कौन आके कुछ बोल के जा रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी में मस्त है, वो खुश है, वो सुकून में है। मेजोरिटी डजंट मीन दे आर राइट। हमें लगता है ये भी घर खरीद रहा है, वो भी घर खरीद रहा है, वो भी खरीद रहा है, मतलब सही तो यही है कि सब लोग घर खरीद रहे हैं, तो मुझे भी खरीद ही लेना चाहिए। अरे भैया, कौरवों के साइड भी बहुत बड़ी सेना थी, पांडवों से कई गुना ज्यादा बड़ी सेना थी कौरवों के पास। तो क्या कौरव सही थे? चलो इससे रिलेट नहीं करोगे, एक रियल बात बताता हूं। दुनिया में 5% अमीर लोग, 95% लोग मिडिल क्लास। सर 95% कितनी बड़ी मेजोरिटी है, क्या वो सही है? अगर वो सही होते तो 5% में नहीं आते। वो शो ऑफ रेस में फंसे। कोई भी 5% वाला आपको शो ऑफ रेस में नहीं मिलेगा, वो वेल्थ क्रिएट करने में लगा है। और वेल्थ की डेफिनेशन मालूम क्या होती है? जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है। किसके पास कितने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी आपको थोड़ी दिख रहा है, वो प्रॉपर्टी कंधे पे लेके थोड़ी घूम रहा है, देखो भाई प्लॉट देखो मेरा। वेल्थ लेके वो वेल्थ क्रिएट करने में लगे हैं। और जब तक आप, वो रेस बढ़िया है। अच्छा, वो ऐसा रेस है कि आपको तनाव नहीं देगा, टेंशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि किसी का वेल्थ दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कौन कितने 100 करोड़ का आसामी है। वहां पर आप सुकून के साथ दौड़ोगे, कंपैरिजन नहीं है वहां पे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दूसरों से कंपैरिजन, ये सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण है। सबसे बड़ा, कोई भी आदमी जो डिप्रेशन में है, कोई भी का मतलब कोई भी, सर कारण आपको एक ही मिलेगा, देख लेना। चाहे आप किसी फिल्म स्टार को पकड़ो, पॉलिटिशियन को पकड़ो, बिजनेसमैन को पकड़ो, आम आदमी को पकड़ो, किसी को पकड़ो, एक ही रीजन होता है डिप्रेशन का। एक और एक, दुनिया में कोई दूसरा रीजन हो ही नहीं सकता। दावे के साथ कहता हूं, रूट कॉज में चले जाना आप, ठोक बजा के कहता हूं, डिप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, दूसरों से तुलना। दूसरों से तुलना, चाहे पैसे में, चाहे तरक्की में, चाहे रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में जब हम दूसरों को देखते हैं और उसकी जिंदगी हमारे दिमाग में घर कर जाती है, वहां से डिप्रेशन शुरू होता है। अरे मैं तरक्की नहीं कर पा रहा अपने करियर में, वहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरा तरक्की कर पा रहा है, मैं उसको देख पा रहा हूं, वो बनेगा डिप्रेशन। कोई पूमा के जूते पहन रहा है, एडिडास के जूते पहन रहा है, हम तो 500 वाला पहन रहे हैं, वो बनेगा डिप्रेशन। जो आदमी अपनी जिंदगी में मस्त है, वो सिर्फ तरक्की करता है, वो सिर्फ सुकून में रहता है, वो आगे बढ़ता है, उसको डिप्रेशन कभी हो ही नहीं सकता। शो ऑफ रेस है भैया, शो ऑफ रेस। इससे बाहर निकलो तो बर्बाद हो जाओगे, सड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे। और मैं कहता हूं कम से कम दोस्त होने बहुत जरूरी है जिंदगी में, कम से कम। और अगर दोस्त हो तो वो दोस्त हो जो आपको प्रेरित करते हो, जो आपको धक्का मारते हो, आगे निकल, आगे बढ़, आगे बढ़ और आगे बढ़, तुझे और तरक्की करना है, आगे बढ़ना है। अगर ऐसे लोग हैं फिर तो जन्नत है, फिर तो आप अर्जुन हो। क्योंकि जिसकी जिंदगी में कृष्ण है वो अर्जुन है, और अर्जुन की कभी बर्बादी नहीं हो सकती। वो जरा भी पथ भटकेगा,
कृष्ण तुरंत तुरंत डंडा लगाएंगे उसको। तो कृष्ण जैसे दोस्त अगर है तो फिर तो लकी हो आप। लेकिन कृष्ण भी तो एक ही थे, और अपनी जिंदगी में कौन से कृष्ण है? सारे चारों तरफ दुर्योधन भरे पड़े हैं। कोई कह रहा है चल भाई सिनेमा देखते हैं, कोई कहता है कॉलेज में नई वाली आई है, तूने बात किया कि नहीं, बात करके दिखा, सख्त लग रहा है, कौन पहले सेट करके दिखा सकता है? मैं 3 दिन में सेट करूंगा तो मैं 4 दिन में सेट करूंगा। ये सब कौन है? ये सब दुर्योधन है, खराब करेंगे जिंदगी। आईपीएल चल रहा है, अभी तो पढ़ाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आईपीएल चल रहा है, साल में एक बार आता है आईपीएल। दारू नहीं पीता तो जिंदगी में ऐश कैसे कर रहा है तू? मजे कैसे ले रहा है? जो आदमी दारू नहीं पीता वो जिंदगी में खुश कैसे रह सकता है? एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या भैया? दारू नहीं पी रहे तो ऐसी ऐसी बातें करने वाले लोग हैं, दुर्योधन है लोग। सिगरेट नहीं पीते हो तो भैया स्टाइल कहां से आएगा? अक्षय कुमार पीता है फिल्म में, अजय देवगन पीता है, ये पी रहा है, वो पी रहा है। एक कस तो लगा के देखो, मजा आ जाएगा। सब कौन है? दुर्योधन है, चारों ही तरफ दुर्योधन बड़े पड़ गए, दुर्योधन ही दुर्योधन है। ऐसे में बड़ा मुश्किल है अपनी धुन में रहना। लेकिन वही कला जिसने सीख ली वो तो अर्जुन बनेगा ना। ठीक है, मैं कहता हूं टिल द एज ऑफ 40, 40 की एज तक ना सिर्फ अपने पैसा बढ़ाने का, इनकम का जुगाड़ लगाओ। 40 की एज तक आपको 40 तो बुढ़ापा, अरे मैं 40 का होने वाला हूँ, 2 साल में हो जाऊंगा 40 का, बुढ़ा लग रहा हूं मैं, मजे ले रहा हूँ जिंदगी के, नई नई चीजें प्लान कर रहा हूँ, बॉडी वॉडी बनाने का भी सोच रहा हूँ मैं, डंबल वंबल बनाऊंगा थोड़ा, मैं भी फिर टाइट वाइट टी शर्ट पहनूंगा, मजे लेने का सोच रहा हूँ। जिंदगी जीना है, बहुत काम कर लिए, बहुत मेहनत कर लिए। अरे बुढ़ापा नहीं आता 40 में। देखो दिक्कत क्या होती है ना, हम ये सोचते हैं 20-25 की एज में अभी तो मजे लेने की एज है, अभी तो एंजॉय करने का एज है, अभी एंजॉय करो। काम तो 30 के बाद करेंगे, 35 के बाद करोगे। सर सच्चाई बताऊं, 30, 35, 40 के बाद काम करने लायक नहीं बचोगे। आप देखते हो ना सड़कों पे सब्जी बेचने वाले 60 साल 65 साल के बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, 70 साल के लोग रिक्शा चलाते हुए मिलते हैं। दया आता है ना उनको देख करके। फोटो हम शेयर करते हैं, अरे देखो इतने बूढ़े माँ बाप को रोड पे सब्जी बेचना पड़ रहा है, दिवाली के दिए बेच रहे हैं ये लोग, इन पर दया करो, इनसे नेगोशिएशन ना करो। जरा उनके पास्ट में जाकर के देखो, सर जवानी उन्होंने मेहनत करने में नहीं बिताई, इसलिए बुढ़ापे में करना पड़ रहा है। और इससे ज्यादा कष्टदायक कुछ नहीं होता कि जब आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा मेहनत करने के लिए, फिर भी मेहनत करना पड़े, इससे ज्यादा दुखदायी कुछ नहीं है। हम सही समय में गलत काम करते हैं। दुविधा सबसे बड़ी है, जवानी काम करने के लिए होती है, जवानी मेहनत करने के लिए होती है, क्योंकि जवानी में एनर्जी है, शारीरिक भी और मानसिक भी, वो मेहनत करने के लिए होती है। जिस जगह ये एनर्जी लगाओगे, जिस जगह ताकत लगाओगे, वो फल फूल जाएगा। लड़की के पीछे लगाओगे वहीं लग जाओगे, आईफोन और पूमा एडिडास में लगाओगे तो वहीं लग जाओगे, फिर बुढ़ापा खराब होगा। बुढ़ापे में काम करने लायक बचोगे नहीं। जिंदगी अगर खराब करी ना, 30-35 दिमाग डिप्रेशन भी तो आएगा ना भैया। 4 तरह के लोग सोचोगे भी ना, आपके दोस्त यार में कोई तो कोई आगे बढ़ रहा होगा, उसको टेंशन दे देगा आपको। ऐश करने का एज तो मैं मानता हूँ 40 के बाद है। मस्त ऐश करो, जिंदगी के सारे तजुर्बे आप ले चुके हो, अप डाउन सब देख चुके हो, तब तक पैसा जमा कर चुके हो, फिर मजा है। जवानी ऐश करने के लिए नहीं होता, जवानी मेहनत करने के लिए होता है। और जिस आदमी ने जवानी में ऐश किया वो जिंदगी भर मेहनत करके पछताएगा, वो बुढ़ापे तक मेहनत करेगा। और ऐसे आदमी फिर लास्ट में कहते हैं हमारे बाल बच्चे हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे नालायक निकल गए। तुम्हारे कदम पे चल रहे हैं, नक्शे कदम पे चल रहे हैं तुम्हारे बच्चे। ठीक है, सही कह रहा, समझ में आ रही, सही बात कह रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये ज्ञान तो किसी ने आज तक दिया ही नहीं, मजा आ गया ऐसा लिख के बताइए, ताकि मुझे भी फीडबैक मिले। तो देखा दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर बताते हैं कि घर लेने से पहले उसके बाद होने वाले खर्चे का ध्यान रखकर ही हमें घर खरीदना चाहिए। और इसके अलावा बेसिक जरूरतें जो हमारे जीवन में जरूरी होती हैं, उसके लिए पहले हमें प्रयास करके एकत्रित करनी चाहिए। दोस्तों, अगर सागर सिन्हा सर के आपको ये विचार अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।